हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 यस केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 7 को। गाइस, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो चलिए बच्चों, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में संयोजन या युगात्मक अपक्रिया तथा वियोजन या अपघटन अपक्रिया के बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप की रासायनिक अपक्रिया है वो है विस्थापन अपक्रिया। क्या बच्चों? विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। विस्थापन को प्रतिस्थापन अपक्रिया अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश मेरा वीक, आई डोंट नो अबाउट द इंग्लिश, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो सकता है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया को डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है, विस्थापन का एक सामान्य सा शब्द अर्थ समझे आप लोग कि अगर आप कहीं पर पहुंचे, 4-5 लोग या 4-5 बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं और आप जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तुरंत किसी बच्चे को कहते हैं ओए निकलो यहां से, उठो यहां से। अगर आप ऐसा करके उसके स्थान पर आप खुद बैठ जाते हैं, मतलब आपने उस बच्चे को क्या किया, उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसा आप करना मत, लेकिन यह जो प्रक्रिया है कि आप किसी दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेंगे, ले लेंगे, यह विस्थापन होता है। ऐसे ही सरल शब्दों में अगर विस्थापन की परिभाषा हम आपसे बोलें तो हम ये कहेंगे कि बच्चों वे रासायनिक अपक्रियाएं, क्या वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाए। किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाए तो ऐसे प्रक्रिया अपक्रिया को हम कहते हैं क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए उसको लिखता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाए तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा लाजवाब उदाहरण क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूं, दिखाता हूं और उसके बाद समझाता हूं। देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जैसे ही आप आयरन अर्थात लोहे के टुकड़े या लोहे के चूड़ को या लोहे की कील को डालते हो बच्चों, धीरे धीरे क्या होता है, आयरन, ये जो आयरन है कॉपर सल्फेट के विलयन या कॉपर सल्फेट के अणु में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी आयरन जो है क्या करता है, इस पर अटैक करता है और कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और कॉपर का स्थान आयरन ले लेता है, जिससे FeSO4 यानी आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बनता है और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। क्लियर? आप सभी इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि नीले रंग का होता है कौन, गहरे नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, जिसमें आयरन या लोहे की कील या टुकड़े डालने पर इसका जो रंग है हल्का सा क्या होता, धीरे धीरे क्या होता है, बदलने लगता है और हल्का सा हरा होने लगता है, ठीक है। यहां पर इस रासायनिक अपक्रिया से हमको स्पष्ट है बच्चों कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, जिससे इसका रंग नीले से हल्का सा हरा हो गया। मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों, विस्थापन हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, अर्थात यह प्रतिस्थापन अपक्रिया का एक लाजवाब उदाहरण है। आगे आपको यह भी जानने को मिलेगा बच्चों, आयरन कॉपर को क्यों विस्थापित कर पाया, तो इसका जवाब होता है क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील अक्रियाशील होने की वजह से आयरन ने कॉपर को क्या किया, उसके अणु में से विस्थापित कर दिया। आप
किसी बड़े अपने से ताकतवर इंसान को नहीं हटा सकते उसके इंसान को। अगर आप हटा सकते हैं किसी को तो सिर्फ अपने से कमजोर, अपने से कम ताकतवर इंसान को हटा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे बैठे थे जिसको आपने डांट कर क्या किया बच्चों, भगा दिया। बोलो बात समझ में आया। तो ये चीज आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील ताकतवर होने की वजह से कॉपर को आयरन ने क्या किया, उसके अणु में से विस्थापित कर दिया, मतलब यह विस्थापन अपक्रिया है। कहीं भी इसलिए ये बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया का। और भी मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूं। अगर मान लिया जाए कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को अगर आप डाल देंगे तो जिंक भी कॉपर से अधिक ताकतवर यानी क्रियाशील होने की वजह से जिंक भी कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तीसरा जो लिख सकते हैं वो क्या है, देखिए अगर मान लिया जाए CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो कि एक लवर है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 में अगर हम लोगों ने लेड यानी Pb को डाल दिया बच्चों तो क्या होगा, Pb भी कॉपर से अधिक क्रियाशील होने की वजह से उसको हटा देगा और क्या बनाएगा, Pb ने कॉपर को हटा दिया और PbCl2 लेड क्लोराइड बनेगा और बेचारा कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। आपको मैं धातु और धातु नामक जब चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों तो उसमें धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, जिससे आपको ये पूरी तरह से मालूम होगा बच्चों कि कौन सा धातु किससे ज्यादा या कम अक्रियाशील है, क्रियाशील है बच्चों, ठीक है। तो वहां पर पूरी तरह से क्लैरिफाई होगा कि किस तरह से आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है या लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, प्रतीक्षा, ठीक है। चौथा और इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में, सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम लोगों ने कॉपर को डाल दिया, किसको बच्चों, कॉपर को डाल दिया, तो यहां पर मजेदार बात यह है कि सिल्वर बहुत कम क्रियाशील धातु है और सिल्वर से भी शरीफ या कम अक्रियाशील क्रियाशील या सबसे कम सक्रियता वाला जो धातु है बच्चों वो है गोल्ड, सोना, Au। तो ये सिल्वर हो या फिर हो कौन, गोल्ड हो, सोना हो, ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। मतलब कॉपर को जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाएगा, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया या कर देगा, जिसके बाद CuNO3 का वोल्टाइज कॉपर नाइट्रेट बनेगा बच्चों और प्लस बनेगा क्या, सिल्वर Ag। रिएक्शन को संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कॉपर जो होता है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को विस्थापित करेगा। मतलब विस्थापित वही करेगा जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील, ज्यादा ताकतवर होगा। बोलो बात समझ में आया। चलो 4 नहीं लिखना चाहिए, 5 लिख देते हैं बच्चों। 5 थोड़ा सा इन सबसे हट करके हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल। CH4 मेथेन होता है, ठीक है। जब इसका हम क्लोरीनीकरण करते हैं बच्चों, क्या क्लोरीनीकरण में बच्चों क्लोरीन से अपक्रिया होगी। हाइड्रोजनीकरण आप लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन से अपक्रिया होगी। तो जैसे ही इसका क्लोरीनेशन होगा या क्लोरीनीकरण होगा बच्चों, तो यहां से क्लोरीन अणु इस पर अटैक करेगा। इस CH4 में से एक हाइड्रोजन, कितना, एक हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन रफू चक्कर हो जाएंगे बच्चों। मतलब एक हाइड्रोजन यहां से एक क्लोरीन HCl के रूप में अलग हो जाएंगे। और ये जो एक क्लोरीन है क्या करेगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन ने उसका स्थान ले लिया। मतलब जो CH4 था 4 हाइड्रोजन में से एक निकल गया बच्चों, ठीक है, और यहां से एक क्लोरीन ने क्या किया, उसका स्थान ले लिया। मतलब क्लोरीन अणु का इस पर आक्रमण कराने से एक क्लोरीन परमाणु एक हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और CH3Cl बनाता है बच्चों। इसको मेथिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम में इसका है मेथिल क्लोराइड, हालांकि इसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला, क्लोरोमीथेन कहते हैं। घबराना नहीं, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करना है बच्चों, बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझाएंगे।
यहाँ अणुओं का हम नाम नहीं लिखते हैं बच्चों, किंतु आप लोग ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि बोलता मैं नाम सबका हूं। तो आप सभी चाहें तो हमारे द्वारा बोले गए इन यौगिकों या अणुओं के या पदार्थों के नाम को, रासायनिक नाम को आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया का कॉमन सेंस क्या है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार के इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रिया की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों, चौथे प्रकार के इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रिया को हेडिंग लगाते हैं, जिसको हम द्विविस्थापन या किसी किसी बुक्स में उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली राजीव प्रकाशन की बुक है, तो अगर उसमें आपको मिलेगा डुअल डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हैं क्या द्विविस्थापन अपक्रिया, और अदर बुक्स में आप लोग को उभय अपघटन भी मिलेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इनमें जो समानता है वो यही है बच्चों कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, क्या वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किन्हीं दो पदार्थों, क्या कम से कम दो पदार्थों के बीच आयनों का या अन्य घटकों का आदान प्रदान होता है, फेर बदल होता है, अदला बदली होती है, या अन्य शब्द में कहें तो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से सुनिए। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, फेर बदल होता है, या कह सकते हैं विनिमय होता है बच्चों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं बच्चों। इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद एकदम आसान और सरल शब्दों में आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों या अन्य घटकों का आदान प्रदान होता है या अदला बदली होता है बच्चों। अदला बदली को बंटी बबली मत समझ लीजिएगा। अदला बदली होता है या विनिमय होता है, हम उसे क्या कहते हैं लल्ला? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अथवा करके मैंने छोटी सी और एक परिभाषा लिख दिया है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों या अन्य घटकों की अदला बदली, जी हाँ, विनिमय होता है बच्चों, हम उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आया? तो इस चीज को अब देखिए उदाहरण से किस तरह से इसका क्लैरिफिकेशन आपको मिलता है, उस चीज को अब देखिए। तो बच्चों इसका उदाहरण समझने से पहले एक थोड़ा सा कॉमन तरीका आप लोग, व्यापक तरीका आप लोग देख लीजिए। वो क्या है? मान लिया जाए एक पदार्थ है जिसका नाम मैंने दे दिया AB एक पदार्थ है और दूसरा एक पदार्थ है PQ। इन दो पदार्थों या अभिकारकों के बीच हमने रिएक्शन करवाया। अगर उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया होगा तो क्या होगा? ये हो सकता है प्लस हो तब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है बच्चों P आएगा A की जगह पर और A जाएगा किसकी जगह पर? P की जगह पर। अगर ऐसा हुआ तो क्या बचेगा? क्या बनेगा बच्चों? आयन का आदान प्रदान हो गया, मतलब इसका धनायन इसके पास आ गया, इसका धनायन इसके पास। या इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसका ऋणायन इसके पास और इसका ऋणायन इसके पास। तो आयनों का फेर बदल हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। तो नया पदार्थ क्या बनेगा बच्चों? जैसे P आएगा यहां पर तो बनेगा PB। क्या बनेगा बच्चों? P आएगा A की जगह पर तो PB बनेगा और प्लस A जाएगा P की जगह पर तो क्या बनेगा? AQ बनेगा। क्लियर होता है सबको? तो ये एक नए पदार्थ के बनने को प्रदर्शित करेंगे लल्ला, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये एक व्यापक तरीका है समझने का कि दो पदार्थों के बीच आयनों का फेर बदल या एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बच्चों। मतलब यहां पर एक इस अपक्रिया का जो नाम होगा उसको हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन कहते हैं। अब लल्लन टॉप उदाहरण आप लोग देखिए जनरली क्या है बच्चों, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जिससे बात पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगा। पहला और सबसे लाजवाब उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, सोडियम सल्फेट। क्या? Na2SO4 के जली विलयन अर्थात एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग डालते हैं क्या? बेरियम क्लोराइड BaCl2 के एक्वस सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या मजेदार परिवर्तन होता है उसको देखिए।
यहां पर आप लिख सकते हैं कि सोडियम धनायन होता है और सल्फेट ऋणायन, ठीक है, और बेरियम धनायन होता है और क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। अब ये आएगा धनायन इसके जगह पर, सोडियम आएगा इसके जगह पर, जिसके बाद यहां 2 लिखना चाहिए, जिसके बाद क्या बनेगा बच्चों, Ba आएगा अगर यहां तो बनेगा BaSO4, यानी बेरियम आएगा सोडियम का स्थान लेगा जिससे बेरियम सल्फेट बनेगा, और प्लस सोडियम जाएगा अगर किसके जगह पर, बेरियम के जगह पर, तो क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहां 2 क्लोरीन 2 सोडियम, तो यहां आएगा 2NaCl। बोलो बात समझ में आया। ये एक नया पदार्थ बनेगा जिसको बेरियम सल्फेट कहते हैं। मजेदार बात ये बच्चों, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि बेरियम सल्फेट एक ऐसा पदार्थ बनता है जो बर्तन की पेंदी में इकट्ठा हो जाता है। कहां, बर्तन की पेंदी में क्या होता है बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर सोडियम सल्फेट के विलयन या सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को एक पात्र में लेकर के उसमें बेरियम क्लोराइड के विलयन को अगर हम लोग डालते हैं बच्चों, तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, और यहाँ जो बेरियम सल्फेट है बच्चों वह धीरे धीरे बर्तन की पेंदी में इकट्ठा होने लगता है। मतलब अब ये ऐसा पदार्थ बनता है जो जल में नहीं घुलता है, अर्थात ये सॉलिड अर्थात ठोस पदार्थ बनता है। मजेदार बात बच्चों यहां पर यह है कि इस नए और जल में अघुलनशील या विलयन में न घुलने वाले ठोस पदार्थ को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। क्या कहते हैं बच्चों, अवक्षेप कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से क्या प्राप्त होता है लल्ला, अवक्षेप प्राप्त होता है। कब, जब हम सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जैसे ही डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी जल में अघुलनशील पदार्थ बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं लल्ला, अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया। आई होप ये जो रिएक्शन है बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, हमेशा याद रखेंगे। और अभी आगे इसको मैं बताऊंगा कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण रिएक्शन कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर मैं अभी हेडिंग वाइज इसको पढ़ा समझा और लिखवा देता हूं, लेकिन अगला एग्जाम्पल देखते हैं तब तक के लिए। अगला एग्जाम्पल, अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को डालें तो क्या बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड को अगर डालते हैं तो आयनों के बीच में आयनों के रूप में अगर तोड़ करके देखें तो ये धनायन होगा, ये ऋणायन होगा, ये धनायन होगा, ये ऋणायन, ये आएगा इधर और ये जाएगा इधर। मतलब सोडियम आएगा सिल्वर की जगह और सिल्वर जाएगा सोडियम की तरह। तो सोडियम अगर यहां आया तो क्या बनेगा बच्चों, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और सिल्वर अगर यहां पर जाएगा तो क्या बनेगा, सिल्वर जैसे ही सोडियम का स्थान लेगा तो AgCl, लो जी, सिल्वर क्लोराइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो यहां पर आपने देखा कि दो पदार्थों के बीच आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है लल्ला, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, यानी दो अणुओं के बीच क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी एक लल्लन टाइप उदाहरण देते हैं जिससे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखिए क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जैसे हम लोग KI पोटेशियम आयोडाइड में डालते हैं बच्चों, ठीक है, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को जैसे ही डालते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होता है, यहां पर ये धन आवेशित या धनायन, ये ऋणायन, और ये धनायन ये होगा ऋणायन। पोटेशियम आएगा Pb की तरह, तो Pb की जगह पर तो क्या बनेगा, यहां पर K आएगा तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और Pb जाएगा उधर तो क्या बनेगा, PbI2 लेड आयोडाइड बनेगा बच्चों। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया। इस रिएक्शन को अगर हम लोग संतुलित करें बच्चों तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, यहां पर
2 लिखना पड़ेगा। लो जी, ये रिएक्शन इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, संतुलित हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से 2 परमाणुओं के बीच आयनों के आदान प्रदान से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात 2 अणुओं के बीच विस्थापन हो रहा है, मतलब द्विविस्थापन हो रहा है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको लिख देता हूं, जिससे और भी कंफ्यूजन जो है वो सब दूर हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए बच्चों, इसको आप जानते हैं कि नहीं, CH3COOH, CH3COOH कौन है, एसिटिक अम्ल। कौन बच्चों, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। कहां, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, वो है बच्चों। बहुत गजब से इसका नाम एसिटिक अम्ल है और इसका IUPAC नाम है बच्चों एथेनोइक अम्ल। क्या, एथेनोइक अम्ल। ये महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसको आप लोग आगे पढ़ोगे बच्चों। प्लस अगर हम लोग एसिटिक अम्ल में डाल दें किसको, सोडियम, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। तो अगर एसिटिक अम्ल में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो फिर क्या होगा, यहां से CH3COO-, याद रखना CH3COO-, इतना जो परमाणुओं का समूह है इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन। क्या कहते हैं बच्चों, एसीटेट आयन कहते हैं। और H यहाँ प्लस होता है, Na प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो देखिएगा H आएगा यहां और Na आएगा यहां, जिसके बाद बनेगा क्या, CH3COO, ये एसीटेट हो गया और आएगा Na, यानी CH3COO Na। इसका क्या नाम है, ये है सोडियम और ये है एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। इसका क्या नाम है बच्चों, सोडियम एसीटेट नाम है, जो कि एक प्रकार का लवण होता है। अगर H यहां पर आएगा तो इसको लिख सकते हैं HOH, या इसको लिख सकते हैं H2O। क्या लिख सकते हैं बच्चों, H2O। आई होप जो भी कंफ्यूजन आप लोग के मन में अब तक रही होगी 2 परमाणुओं के बीच आयनों के आदान प्रदान से द्विविस्थापन की क्रिया को समझने की, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले और इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शन की तरफ, ले लीजिए। तो बच्चों नोट डाल करके इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाइए, अवक्षेपर अपक्रिया। क्या, अवक्षेपर अपक्रिया। बच्चों जब भी आप लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं, क्या, जब भी आप लोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं, अगर कहीं ऐसा पदार्थ बन जाए जो विलयन में या जल में नहीं घुल रहा है, तो उस विलयन में न घुलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या, प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और यह अवक्षेप जिस रासायनिक अभिक्रिया में बनता है बच्चों, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम होता है क्या, अवक्षेपर अभिक्रिया। देखिए उसके डेफिनेशन को मैं लिखता हूं आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ज्यादातर या मुख्यतः अभिक्रिया कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हो वे अभिक्रियाएं या वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप बनता है। कौन, अवक्षेप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवक्षेपर अपक्रियाएं कहलाती हैं या अवक्षेपर अपक्रिया कहते हैं। इस चीज को हमेशा अपने दिल दिमाग मन मस्तिष्क और रोम रोम में बसा लीजिएगा बच्चों। ये जो अवक्षेप है बच्चों, यह अवक्षेप बेसिकली विलयन में अघुलनशील पदार्थ होता है। क्या, अघुलनशील पदार्थ होता है, किसमें, जल में या विलयन में अघुलनशील, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों आप वही अपना लाजवाब उदाहरण लिख सकते हैं जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको दिखाया था। क्या दिखाया था बच्चों, कहा था मैंने Na2SO4 सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जली विलयन में जैसे ही BaCl2 बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जली विलयन को डालते हैं, तुरंत ही थोड़े क्षण के बाद विशेष प्रकार का पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। वह जो पदार्थ होता है बच्चों BaSO4 बेरियम सल्फेट का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है तथा प्राप्त होता है क्या, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन। ये जो बर्तन की पेदी में जल में न घुलने वाला पदार्थ अर्थात बेरियम सल्फेट का अघुलनशील पदार्थ जो आपको प्राप्त होता है बच्चों, दरअसल इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं लल्ला, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे।
इसके अलावा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, जो कि अवक्षेपण के अंतर्गत ही उसको लिया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन होता है, क्या, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2, क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करे बच्चों, तो क्या होगा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से जल का अणु बाहर निकलेगा और बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, H2O जल का अणु बनेगा बच्चों। मैंने आपको बताया था जैसे सूखे चूने को पानी में डालते हैं, पानी में डालने से तेजी के साथ उत्पन्न होती है ऊष्मा, अर्थात वह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम दीवार की सफेदी में, किसकी, दीवार की सफेदी यानी पोतैया करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों। बोलो बात समझ में आया। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम दीवार पे लगाते हैं, यह वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके जल के अणु को बाहर निकालता है, तथा एक सफेद रंग का, कैसा बच्चों, सफेद रंग का परत बनता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अर्थात इसको भी आप कह सकते हैं कि यह अवक्षेपण की अपक्रिया है, लेकिन इसको कभी मत भूलना, मुझे भूल जाना, लेकिन इस अपक्रिया को, जो अवक्षेपण अपक्रिया में आपको लिखना है अपने सुंदर और सुनहरे पेन से, उसको याद रखना बच्चों, कभी भूलना मत। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला रिएक्शन बच्चों ऐसा भी कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिएक्शन है। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो जो विलयन है वो दूधिया रंग का हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमने जो गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया है बच्चों, वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों, तो आई होप आप लोग को सारी चीजें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। एक बार भी अगर आप लोग इसका रिवीजन करेंगे तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि पूरी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, और परीक्षा में पूरी तरह से गर्दा गर्दा आप उड़ाने वाले हो। तो बच्चों ये वाला लेक्चर, ये वाला वीडियो काफी लंबा हो रहा है, एक मात्र और लेक्चर बचा है। इस चैप्टर का एक मात्र और आखिरी लेक्चर है, जिसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारे स्तर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग का कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको आप फटाफट दूर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आप सभी के सामने लेकर के हाजिर होते हैं अगला और आखिरी लेक्चर। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।